Namaste, India. My name is Sijchar Singh, and today we are going to discuss the chapter called Redemption of Preference Shares. तो guys, ये जो चैप्टर है Redemption of Preference Shares, ये बेसिकली किस बारे में है? तो आपको पता हुआ है कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं और आपने अभी तक बचपन में दो शेयर होल्डर के बारे में जरूर सुना होगा. दो ही होते ना, राइट? तो कौन कौन से? The first one is your equity shareholder and second one is your preference shareholder. तो इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस होता है, ये तो आपने पढ़ा होगा कि सर उनको इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट होता है कैपिटल रीपेमेंट का बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर, करेक्ट. साथ में उनको एक फिक्स अमाउंट से डिविडेंड मिलने की गारंटी भी होती है. ठीक है, अंडरस्टूड. नाउ इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ दैट कंपनी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं उनको नॉर्मली वोटिंग राइट नहीं होता है, बट कुछ केस में मिल भी सकता है. अब चलते आगे. बेसिकली रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? टू रीपेमेंट या टू रीपे. इनको रीपे करना है, अपने को करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रीपेमेंट करना है. और उसी को अपन क्या नाम से बोलते हैं? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. तो देखो पहले कैसा होता था कि प्रेफरेंस शेयर कंपनी जो थी वो प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल और इरिडीमेबल इश्यू कर सकती थी. बट बाद में कंपनी सेक्रेटरी आया और उसने क्या बोला, एक कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं कर सकती है, क्योंकि वहां पे बोला कि एक कंपनी को मैक्सिमम 20 ईयर में तो उसको जो भी उसने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए उनका रिडम्पशन करना ही चाहिए, राइट. तो अपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं होते हैं, तो अपने पास जो होंगे उन्हें क्या बोलते हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? इश्यू होते हैं. अब एक कंपनी क्यों रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू करना चाहेगी? तो आप सुनिए. पहला, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेफरेंस शेयर इश्यू करना इज द पार्ट ऑफ द फाइनेंस. कैसे सर? जैसे अब डिबेंचर में इश्यू करता हूँ या लोन लेता हूँ तो उसमें मुझे फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है बहुत सारी, राइट. तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मेलिटीज, साथ में इंटरेस्ट रेट भी हाई होता है, ये सब करना पड़ता है. बट वहीं पे अगर आप प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हो तो ये सब नौबत नहीं कम आती है एज कम्पेयर टू जो बोरिंग होता है उसके. नाउ सेकंड क्या होता है इसमें बेनिफिट? कि सर सेकंड बेनिफिट ये है कि मान लो कोई कंपनी अपनी लिस्टेड नहीं है, तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर लोग हैं वो चाहते हैं अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करना, बट अपनी कंपनी लिस्टेड नहीं है. तो तो वो लोग क्या कर सकते हैं? अगर हमने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया है तो वो प्रेफरेंस शेयर ले सकते हैं, राइट. तो एक बिलीव बना रहेगा. थर्ड, अपने पास यूटिलाइज फंड पड़े, जैसे जो अपन अपने बिजनेस को एक्सपांड करने में नहीं डाल सकते या नहीं डालना चाहते, इन दैट केस हमने जिन लोगों से पैसा लिया था उनको अपन वापस करने में उसका यूज कर सकते हैं. तो ये भी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हो गया. इसी तरह आगे देखिए कि कई बार क्या होता है कि एक अगर आपने रिडम्पशन कर लिया तो उसके बाद अपने को किसी को भी रीपे डिविडेंड पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो अपना डिविडेंड भी बच जाएगा. इसीलिए क्या होता है, कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या करती है? इश्यू करती है, राइट. तो इसमें आप दोनों चीजें ले सकते हो. आप प्रेफरेंस शेयर्स के फायदे ले सकते हो जो इश्यू करने पे होते हैं, साथ में आप जो इसका रिडम्पशन करने वाले हो उसका फायदा भी आप ले सकते हो. तो यहाँ पे दो दो पॉइंट ऐसे हैं जो प्रेफरेंशियल से रिलेटेड है, दो पॉइंट आपके रिडम्पशन से रिलेटेड है, क्योंकि आखिरकार ये पूछ क्या रहा है, जो आपका पर्पस होता है वो है इश्यूइंग ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, वो है. नाउ आपके जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है वो कंपनीज एक्ट के एक सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 55, उसके थ्रू गवर्न होता है. तो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएट में अगर प्रोविजन है, ठीक है, तो आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो और मैक्सिमम 20 ईयर के लिए कर सकते हो, ठीक है. बट देयर आर सम रूल जब भी आप प्रेफरेंस शेयर इशू करते हो. अब वो रूल क्या है, उसमें जो मेन सबसे रूल है वो अपन समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है. तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी कंपनी है मेरी जिसका नाम है जमूरा लिमिटेड. क्या नाम है बेटा? जमूरा लिमिटेड, ठीक है. उसकी मैं क्या बना रहा हूँ? बैलेंस शीट बना रहा हूँ. तो ये देखिए जमूरा लिमिटेड की अपन बैलेंस शीट बना रहे हैं. इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है, सपोज करना 1 लाख रुपीज. इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, सपोज करो वो भी 1 लाख है. फिर इसमें 6% डिवेंचर है, ठीक है. या मान लो प्रॉफिट पड़ा है इनके पास, प्रॉफिट ले लेते हैं. चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सपोज करो 1 लाख का प्रॉफिट एंड लॉस है. नाउ 6% डिवेंचर भी है इनके 1 लाख के. और उसके बाद मान लो क्रेडिटर्स भी है. टोटल ये 5 लाख रुपीज हो गया, राइट. अब इनके पास फिक्स असेट है यहाँ पे
और मान लो कैश इन बैंक है, टोटल ये 5 लाख रुपीज हो गया। नाउ बेसिकली अपन इसमें क्या पढ़ रहे हैं पता है, इस चैप्टर में अपन पढ़ रहे हैं कि ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है 9% वाले, इनको अपन रीपेमेंट कर रहे हैं। इनको क्या कर रहे हैं? रीपेमेंट, राइट। तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपने खुश हो गए। क्या हो गए बेटा? खुश हो गए, डांस करना शुरू कर दिया कि वाह 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 वाह, हमको अपना पैसा क्या मिल रहा है? वापस मिल रहा है। खुश होने लग गए। अब जरा मुझे सोच के बताओ कि हमने तो पढ़ा था कैपिटल का पेमेंट सबसे आखिरी में होता है, लास्ट में होता है। अभी यहाँ पे क्रेडिटर्स भी खड़े और डिबेंचर होल्डर भी खड़े हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपन रीपेमेंट कैसे कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली देखा जाए तो ये चैप्टर रॉन्ग हो गया, ऐसे ही गलत किया? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इनको रीपेमेंट की बात आई, तुम्हारी तरह इनके भी दिमाग में क्वेश्चन आया, इनके डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर के दिमाग में, और क्या बोला कि रुक जाओ। क्या बोला? रुक जा, ऐसे कैसे तुझे पेमेंट मिल जाएगा? पहले पेमेंट का हक हमको है, हमारा क्रेडिटर्स का पेमेंट किया नहीं है, डिबेंचर होता है मुझे पेमेंट किया नहीं है, और तुझे कैसे मिलेगा? रुक जा। और आवाज उठाई। क्या उठाई इन लोगों ने? आवाज। तो इन लोगों ने आवाज उठाई, तब जो कंपनी के मैनेजर लोग थे वो आए। उन्होंने बोला सर बैठिए, आप शांत रहिए। बोला क्यों? ऐसा थोड़ी हो सकता है, हमको तो पेमेंट किया नहीं, ये फलाना निकला। तो बोला कोई बात नहीं सर, एक बात बताइए मुझे कि ये जो प्रॉफिट दिख रहा है ये किसका है? मतलब इस प्रॉफिट से क्या होता है? तो बोला ये प्रॉफिट तो होता है ओनर का, यानी मान लो इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस होल्डर उनका होता है, दे आर द ओनर ऑफ दैट कंपनी। अब उनसे उनको डिविडेंड मिलता है। बोला बिल्कुल सर। तो अगर मान लो मैं, ये जो 1 लाख का पैसा है प्रॉफिट, इससे मैं डिविडेंड न बांट के अगर मैं इनको पेमेंट करता है कैपिटल का, तो आपको क्या तकलीफ है? अब डिबेंचर होल्डर सोचता है कि अगर ये डिविडेंड का पेमेंट करेगा तो भी क्या होगा? प्रॉफिट कम होगा, और उधर से कैश इन बैंक हट जाएगा 1 लाख का। अगर ये रिडम्पशन भी करता है मान लो उसी से, तो अब क्या होगा? कैपिटल कम हो जाएगा और पैसा कम हो जाएगा, बराबर है। तो ये बोलता है कि ये तो ठीक है, चलो फिर तुम प्रॉफिट से कर सकते हो, क्योंकि ऐसे भी प्रॉफिट में तो पैसा जाना ही है ना डिविडेंड में। जब डिविडेंड बांटोगे तो पैसा तो जाएगा, तो जब डिविडेंड बांटने से पैसा जाएगा, तो फिर शेयर का रिडम्पशन करने पे, पैसा पेमेंट करने पे क्या प्रॉब्लम है? दे दो उनको, ठीक है। चलो, अच्छा इक्विटी शेयर लोग ऐसा क्यों करना चाहेंगे वो बताओ। कि सिंपल है, अगर एक बार रिडम्पशन हो गया प्रेफरेंस शेयर का, तो उनको जो डिविडेंड दिया जाता था उसका पैसा बचेगा, और वो पैसा एट द एंड किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो खुश हो जाएंगे वो लोग, ठीक है। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर राजी है भाई करने को। नाउ, तो ये तो हो गया भाई कि हाँ आप रिडम्पशन कर सकते हो। किससे कर सकते हो? प्रॉफिट से। अच्छा मैं प्रॉफिट ना बोल के फ्री रिजर्व प्रोड्यूस कर सकता हूँ, बिकॉज फ्री रिजर्व उनको बोलते हैं जिनसे आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इनको क्या बोलूंगा? फ्री रिजर्व। ये बताओ रिडम्पशन करने का जो वे है, उसमें सबसे पहला वे कौन सा आया? एक तो आया फ्री रिजर्व। क्या आया बेटा? फ्री रिजर्व। तो फ्री रिजर्व में इनको कोई तकलीफ नहीं होगी। बोला ठीक है, फ्री रिजर्व से आप करो, कोई तकलीफ नहीं है। नाउ द सेकंड वन। अब मान लो कंपनी में सपोज करना प्रॉफिट है ही नहीं, तब क्या होता? अगर सपोज कंपनी में प्रॉफिट नहीं होता, तब रिडम्पशन क्या नहीं हो सकता था क्या सर? तो अभी तो आपने बताया रूल, कोई भी कंपनी 20 साल में मैक्सिमम उनको करना पड़ेगा रिडम्पशन। तो प्रॉफिट है ही नहीं, तो सर कैसे करेगी बताओ? मैंने बोला देख, इसके लिए दूसरा वे है कि ये रिडम्पशन कर सकते हैं प्रॉफिट ना होते हुए भी। बोला ऐसा कैसा? तो मान लो इन लोगों ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना शुरू कर लिया, तब ये डिबेंचर होल्डर आ गए वापस। ये क्या चल रहा है? क्रेडिटर्स भी आ गए। ये क्या चल रहा है? हमको पैसा दिया नहीं, इनको तुम दे रहे हो, हाँ गलत है ऐसा बोलने लग गए। नाउ हमने उनको क्या समझाया? हमने उनको बताया कि देखो प्रॉफिट तो है नहीं, प्रॉफिट होता तो तकलीफ ही नहीं, पर मान लो मैं 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करता हूं, और 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख के नए इक्विटी शेयर इश्यू करता हूं। तो मान लो यहाँ पे अपन ने क्या किया? नए इक्विटी शेयर इश्यू कर लिए 1 लाख के। तो ये बताओ अगर ये 1 लाख इधर से चला भी गया और उसके बदले नया 1 लाख आ गया इक्विटी शेयर का, तो कैश एंड बैंक में 1 लाख आया और 1 लाख गया, क्या कुछ फर्क पड़ा? सब नहीं पड़ा। तो उधर देखो, 1 लाख आया 1 लाख गया, कुछ फर्क पड़ा नहीं। तो बिजनेस में क्या फर्क पड़ा? बोला हाँ अब ठीक है। तो दूसरा जो रिडम्पशन का वे है वो बेटा कौन सा है?
इक्विटी शेयर इश्यू करके, इनको बोलते हैं फ्रेश इश्यू। इनको क्या बोलते हैं अपन? फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, बस ये दो ही वे है जिसमें आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट पहले कर सकते हो, अदरवाइज आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कभी भी पहले पेमेंट नहीं कर सकते हो। मतलब रिडेम्पशन जो आपका है वो दो वे से हो सकता है। पहला वे कौन सा है? फ्रेश इश्यू का, और दूसरा कौन सा है? इक्विटी शेयर का। बस ठीक है, फ्री मतलब फ्री रिजर्व का और फ्रेश इश्यू का, बस दो वे से आप कर सकते हैं, तीसरा कोई भी रिडेम्पशन का नहीं है। अदरवाइज ये लोग गुस्सा हो जाएंगे, और जब ये गुस्सा होंगे तो त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगा। सो अपने को बेसिकली ध्यान रखना है कि रिडेम्पशन करने के मात्र दो वे होते हैं, पहला फ्री रिजर्व और दूसरा फ्रेश इश्यू। राइट, तो ये देखो क्या बोलती है सेक्शन 55, यही तो बोलती है, नो शेयर्स कैन बी redeemed एक्सेप्ट आउट ऑफ डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, दैट इज फ्री रिजर्व, that is out of the profit of the company which would otherwise be available for the dividend। मतलब फ्री रिजर्व, इनको अपन दूसरा नाम क्या बोलते हैं बेटा? फ्री रिजर्व। और आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स मेड फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन, या फिर आप दूसरे जो शेयर्स इश्यू कर रहे हो उसके बदले आप रिडम्पशन कर सकते हो। तो बेसिकली देखा जाए तो जो मैंने अभी तक समझाया वो बस ये पॉइंट है, दे रखा है। राइट, नो सच शेयर कैन बी रिडीम अनलेस दे आर फुल्ली पेड अप। कितनी अच्छी बात है, आप शेयर्स को तभी रिडीम कर सकते हो जब वो शेयर्स क्या होंगे? फुल्ली पेड अप। इसका मतलब क्या? पार्टली पेड अप शेयर का रिडम्पशन हो सकता है? आंसर इज नो। तो अगर कभी पार्टली पेड अप शेयर दे रखा है और तुमको क्वेश्चन में बोला कि इसका रिडम्पशन करो, तो पार्टली पेड अप को अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? फुल्ली पेड अप में, और उसके बाद होगा। राइट, अभी देखते हैं पॉइंट नंबर सी। इसमें दो पॉइंट है, जरा देख लेते क्या बात करता है। इन केस ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन whose financial statement comply with the accounting standard prescribed for such class of companies under section 133, the premium if any payable on the redemption shall be provided for out of the profit of the company before the shares are redeemed। क्या बोल, तो कुछ समझ में नहीं आया। अब सुनो, ये बोल रहा है कि अगर आपकी कंपनी के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है एज पर द सेक्शन 133, या आपकी कंपनी एक प्रेस्क्राइब कंपनी है, तो बेसिकली हम बड़ी कंपनियों की बात कर रहे हैं। तो जब आपकी बड़ी कंपनी है और जब आप रिडम्पशन कर रहे हो तो आप प्रीमियम पे कर रहे हो, तो उस प्रीमियम को कहीं ना कहीं पे तो डालना पड़ेगा। समझ रहे हो, जब आप रिडम्पशन करते हो तो आप ज्यादा पेमेंट करते हो, तो इसे बोलते हैं प्रीमियम। मतलब 100 रुपए का 110 दिया, तो ये 10 रुपए क्या है? दैट इज कॉल्ड प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। अब इस 10 रुपए को मैं कहां पे डालूंगा? क्या प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओ? आंसर इज नो। यस क्या? तो मैंने बोला सुनो, ये सेक्शन बोलती है कि अगर अगर आपकी कंपनी सेक्शन 133 के अंदर आती है या प्रेस्क्राइब कंपनी यानी बड़ी कंपनी है, तो आपको आपको अपना प्रीमियम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सामने सेट अप करना है। अभी मैं कुछ टाइम में एंट्रीज में बताऊंगा कि एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये एंट्री बताऊंगा तुमको, प्रॉफिट कम करूंगा। ठीक है, बट अगर आपकी कंपनी ये सेक्शन में एप्लीकेबल नहीं होती है, छोटू कंपनी है, इन दैट केस आप सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आपके पास पहले से पड़ा है जो प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, यानी कि आपने जब शेयर इश्यू किए होंगे उस टाइम पे प्रीमियम लिया होगा, तो वो फायदा होगा, वो प्रॉफिट लॉस के नीचे पड़ा होगा सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके सामने इस प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन को सेटअप कर सकते हो। ये यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 और 2 में बोला गया है। तो अपन क्वेश्चन करेंगे तब मैं बताऊंगा। हम आईसीआई के हिसाब से ये मानेंगे कि हर कंपनी ने सेक्शन 133 को फॉलो किया है, इसके लिए हमेशा हम जो प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फ्री रिजर्व के सामने सेटअप करेंगे, न कि सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने। राइट, तो ये आप चीज याद रखना। बट अगर आपका जो प्रीमियम ड्यू हुआ है पेबल रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे, वो इस एक्ट के पहले हुआ था, यानी जो 2013 एक्ट है उसके पहले हुआ था, और अभी तक आपने पे नहीं किया और सेटअप कुछ नहीं किया है, इन दैट केस आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो बेटा कौन इतना पहले का बाकी रखेगा? तो ये नॉनसेंस है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। तो अब अगर देखा जाए तो एज पर दी अपनी जो बुक है आईसीआई की, उसके हिसाब से अपन चलेंगे, और उसमें क्लियरली बोला गया है कि हमने हर कंपनी को सेक्शन 133 फॉलो करने वाली माना है। इसका मतलब हर कंपनी का जो भी प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होगा उसको फ्री रिजर्व के सामने सेटअप किया है। राइट,
चलो मैं एंट्रीज में बताऊंगा। अब तुम्हारा डी पॉइंट जो है वो क्या बोलता है, ये बोलता है कि बेटा सी आर आर क्रिएट करो। सी आर का फुल फॉर्म क्या है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सर ये क्यों क्रिएट करना है, तो ये बेटा सब रीजन तो दे रखा है, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूं क्यों क्रिएट करने का है। यहाँ पे देखिए, जब मैं इससे पहले वाला एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, जब यहाँ पे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिडम्पशन किया गया था, जब यहाँ पे ये 1 लाख था और ये भी कितना था, 1 लाख था, तो सुनो ये लोग, कंपनी के लोग क्या कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को रीपेमेंट कर रहे हैं, तो ये तो खुश है जनाब, ये तो कौन है, खुश है। तो अब ये लोग दुखी हो गए, ये क्या हो रहा है सर, ऐसा थोड़ी होता है। तब उनको समझाया कि भैया प्रॉफिट में से दे रहे हो, ओके, अच्छा बताओ जो प्रॉफिट में से देंगे तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, तो सर ये आपका प्रेफरेंस शेयर्स यहां से हट जाएगा, दैट बिकम 0, और इधर जो कैश इन बैंक है उसमें से 1 लाख चला जाएगा, ठीक है। तो 1 लाख असेट में से गया और 1 लाख लायबिलिटी में से गया, तो बेसिकली 1 लाख कम हो गया, ठीक है। बट ये बताओ प्रॉफिट तो उधर ही खड़ा है ना, 1 लाख प्रेफरेंशियल कैपिटल में से गया, 1 लाख कैश में से गया, प्रॉफिट तो छेड़ा ही नहीं है, प्रॉफिट तो ऐसे ही खड़ा है। अब ये इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं लाओ भैया हमको डिविडेंड बांटो, क्या बोलते हैं, लाओ भैया हमको क्या बांटो, डिविडेंड बांटो। ऐसे कैसे, ये नीचे वाले लोग गुस्सा हो गए जनाब, ऐसे कैसे बांट देंगे डिविडेंड, तो बोला अरे सुनो ये दिख रहा है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोला दिख तो रहा है, तो बांटो हमको, फिर दिखेगा तो हम लेंगे। अब ये टेंशन में कौन, डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर टेंशन में, क्या बोलते हैं, अभी तो आपने बोला प्रॉफिट में से किया रिडम्पशन, अभी आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, तो बोला हमने बराबर प्रॉफिट में से किया है, तो देखो तो ये प्रॉफिट पड़ा कैसे, तो बताओ बहुत बड़ी तकलीफ होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो चूंकि अपन जब रीपेमेंट करते हैं प्रेफरेंशियल होल्डर को, तो प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट आता नहीं है, बट अपने को इफेक्ट लाना पड़ेगा क्योंकि अपन किस में से कर रहे हैं, प्रॉफिट में से कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे एक नया अकाउंट क्रिएट किया जाता है जिसका नाम क्या होता है, सी आर आर। तो एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस बिकम सी आर आर, हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस का नाम चेंज करके क्या कर रहे हैं, सी आर आर। अब बताओ, सोच के बताओ, जब सी आर आर 1 लाख का बनेगा, तब क्या ये लोग इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो वापस मुंह में लड्डू ले पाएंगे, आंसर इज नो। क्यों, अब तो प्रॉफिट है ही नहीं, तो डिविडेंड कहां से बांटेंगे, तो अब देखो डिविडेंड नहीं बांट सकते, इसीलिए हमेशा बनता है सी आर आर, और जो सी आर आर होता है वो होता है फॉर द ब्लॉकिंग ऑफ द प्रॉफिट, किसके लिए होता है, ब्लॉकिंग ऑफ द प्रॉफिट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे सी आर आर से क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्रॉफिट जो है वो बेटा क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो सी आर आर से आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। और एट द एंड सोचो सी आर आर क्या यूज में आता है, सी आर आर का मात्र एक ही है यूज, और वो है बोनस शेयर्स, क्या है बेटा, बोनस शेयर इश्यू करना। जब बोनस शेयर होगा तो एट द एंड बोनस शेयर इश्यू करने पे वापस इक्विटी शेयर कैपिटल बनने वाला है, एट द एंड घुमा फिरा के देखो प्रॉफिट भी कहां पे जा रहा है, कैपिटल में ही जा रहा है। तो सब मिला के फाइनली क्या हो रहा है, एक कैपिटल रिडम्पशन हो रहा है और उसके बदले नया कैपिटल यानी इक्विटी शेयर कैपिटल आज नहीं तो फ्यूचर में आएगा, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अब देखो प्रॉफिट को ब्लॉक करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सीआरआर करना पड़ेगा, ताकि इस प्रॉफिट को वापस ना बांटा जाए। अब सीआरआर कितना क्रिएट होगा, जितना तुम्हारा रिडम्पशन का नॉमिनल वैल्यू कम हो रहा है, नॉमिनल वैल्यू मतलब जो फेस वैल्यू जो कम हो रहा है उतना ही सीआरआर बनेगा, अंडरस्टूड। तो ये आपका सीआरआर क्रिएट होने का रीजन आ गया, लॉजिक आ गया यहाँ पे, बाकी सब तो थोड़ी छोटी मोटी थियरी दे रखी है, राइट। तो ये है आपका रिडम्पशन। अब अपने को क्या समझनी है इसमें, जर्नल एंट्रीज अपने को समझनी है, ठीक है। चलिए फिर देखिए, एंट्रीज जो है ना वो काफी इजी है, अगर आप सही ढंग से समझ गए कॉन्सेप्ट, तो एंट्री तो मानो हो ही जाएगी, याद करने का काम ही नहीं। जो मैं सम बता रहा था उसमें मैं तुमको एंट्री बता देता हूँ, तुमको लगेगा अरे सर मतलब एकदम शानदार सिखाया आपने, क्या एंट्री बताई है। ये देख बेटा, ये देख, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, तुझे पहला काम क्या करना है, सर पहला काम अपने को रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को ड्यू करने का है। ड्यू करने का मतलब क्या समझता है कि सर देखो आपको रिडम्पशन ऑफ शेयर्स के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, सो किसको करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो मैं जब भी पेमेंट करूंगा मैं किसी न किसी पर्सन को करने वाला हूं, तो मैं यहाँ पे नाम उसका बोलूंगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्या नाम बोलूंगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो मैं यहाँ पे जो भी मेरा कैपिटल है, मान लो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, ठीक है। अगर मान लो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो आपको आगे लिखना है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, राइट। टू, किसको पेमेंट कर रहे हो बेटा, सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो टू क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर्स
प्रेफरेंशियल होल्डर्स, ठीक है, ये आपकी एंट्री आ जाएगी। तो ये आपकी एंट्री जो है वो आ जाएगी नंबर 1। अगर आप एट पार पे रिडम्पशन कर रहे हो तो सर मैं तो प्रीमियम पे कर रहा है, तो प्रीमियम पे कर रहा है तो प्रीमियम तेरे लिए क्या बेटा, लॉस है, डेबिट ऑल द लॉसेस, तो यहाँ पे डेबिट कर लो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट। तो मान लो 100 रुपए का एक शेयर था जिसको मैं 10 रुपए प्रीमियम पे कर रहा हूं, तो 110 रुपए अपने को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने पड़ेंगे। और जब पे करता हूं तो मैं यहाँ पे देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हट जाएगा क्योंकि उनको पेमेंट हो गया, तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपकी आ जाएगी जैसे 110 रुपए 110 रुपए। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया? तो बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखोगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कट गया, उधर कैपिटल कम हुआ, इधर बैंक कम हुआ, इजी, राइट। तो ये दो एंट्री आपको ऐसे ही करने की है, दोनों एंट्री। थर्ड एंट्री देखिए, अगर आपने किससे रिडम्पशन किया है, सर हमने रिडम्पशन किया है प्रॉफिट से, मतलब फ्री रिजर्व का यूज करके। तो जो भी तुम्हारे फ्री रिजर्व है, सपोज करो P&L अकाउंट, सपोज करो जनरल रिजर्व, सपोज करो डिविडेंड इक्वलेशन रिजर्व, जो भी रिजर्व है उनको डेबिट कर लो। इसका मतलब बेसिकली फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट। सो हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्री रिजर्व की। तो फ्री रिजर्व अकाउंट क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे, राइट। टू CRR, जिसका फुल फॉर्म क्या है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। तो देखो फ्री रिजर्व हट गया और उसके बदले क्या आ गया, CRR आ गया। सर हम रिडम्पशन फ्रेश इश्यू से कर रहे तो बेटा जो फ्रेश इश्यू कर रहे हो उसकी एंट्री पास कर लो। तो फ्रेश इश्यू इक्विटी शेयर आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो यहाँ पे आपकी क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। तो इस तरह से ये आपकी एंट्रीज जो है होने वाली है। आप चाहो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड देन एप्लीकेशन टू कैपिटल, और बाद में अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और बैंक टू अलॉटमेंट, वैसा भी कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे कंबाइंड एंट्री पास कर रहा हूँ, राइट। कुछ नहीं बोलता, आप कंबाइंड एंट्री पास कीजिए, बस इतनी ही तो एंट्री है, इसके अलावा एंट्री नहीं है। हाँ, अगर पार्टली पेड अप शेयर है तो आप उसको कन्वर्ट कर लो किसमें, फुल्ली पेड अप में। और पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में करने की एंट्री बचपन से पढ़ते आए हैं, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल, मामला डन। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया? सो दीज आर द एंट्रीज फॉर द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो बुक में से देख लेते क्या क्या एंट्रीज है आपकी। सबसे पहले देखिए, जब आपने शेयर इश्यू किए होंगे तो उसकी एंट्री तो ठीक है। यहाँ पे अपन देखिए, व्हेन न्यू शेयर्स आर इश्यू एट पार, यानी फ्रेश इश्यू से अपन कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं बेटा, अगर फ्रेश इश्यू से कर रहे हो तो जो भी शेयर आप इश्यू कर रहे हो उसकी एंट्री पास कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अगर वो आप प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हो तो इक्विटी शेयर की बात कर रहा हूं, अगर वो प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये वही एंट्री है जो तुमने बचपन में पता नहीं कितनी बार की है नए शेयर इश्यू करने की, बस वही है। अब ये अपनी मेन है ड्यू करने की, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर प्रीमियम पे कर रहे हो तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दोनों में से एक ही हो गया, तो ध्यान रखना वो प्रीमियम की है बस। चलो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड एट द एंड लास्ट में क्या दे रखा है तुम्हारा, हाँ CRR क्रिएट करना था, उसकी एंट्री आ गई। बट एक एंट्री और है वो प्रीमियम की। देखो अभी भी अपना प्रीमियम यहाँ पे खड़ा था ना, देखो किधर गए अपनी एंट्री में, देखो देखो देखो, हाँ जी, ये एक एंट्री आपको भूलनी नहीं है। यहाँ पे देखो प्रीमियम की एंट्री अभी जो है, जो ये प्रीमियम था ये रेड वाला, इसको हटाना पड़ेगा ना। तो इसको हटाने के लिए वो पॉइंट मैंने बोला था सेक्शन 133 वाला, कि अगर तुम्हारी सेक्शन 133 एप्लीकेबल हो रही है तो तुमको करना है P&L अकाउंट डेबिट, और उसके बाद अगर नहीं है तो जनरल रिजर्व या फ्री रिजर्व जो भी है। सो फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट आप नॉर्मली P&L करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, कैपिटल। ये एंट्री आपको पास करनी है, बस ये है इजी एकदम। बस ये लास्ट एंट्री है जो आपको पास करनी थी, ये देखिए बुक में भी दे रखा है, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, बस डन। ये है आपकी एंट्रीज
सो एक बार सब लोग फिर से चलो फिर से बताओ मुझे कौन कौन सी एंट्री थी। सर देखो स्टार्टिंग करते हैं ड्यू करने की, प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सर प्रीमियम पे किया तो प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सर पेमेंट की प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। अब दो वे से हो सकता है, या तो फ्री रिजर्व या फ्रेश इश्यू। फ्री रिजर्व किया तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो भी फ्री रिजर्व है उनको डेबिट कर लो टू सीआरआर। सब फ्रेश इश्यू किया तो नया शेयर इश्यू करने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे किया है तो, अदरवाइज नॉर्मली बैंक टू शेयर कैपिटल। आखिरी एंट्री जो भूलना नहीं है वो याद रखना, जो प्रीमियम पे अगर तुमने रिडम्पशन किया है तो जो प्रीमियम वाला पार्ट है उसको आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, और वो करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अंडरस्टूड, सिंपल, डन, बोलो हो गया। ठीक है गाइस, तो आई थिंक ये सिंपल वाला पार्ट था आपका, हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए फिर, और आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहूंगा गाइस, अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इश्यू है तो मैं बहुत ही नॉमिनल वैल्यू पे आपके लिए लेके आया हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के वीडियो लेक्चर, जिसमें आपके सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो कवर होंगे बहुत ही अच्छे से। साथ में आपको एक ई बुक प्रोवाइड की जाएगी, और देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट फ्री की तरह है, बिकॉज जो हम प्राइस ले रहे हैं दैट इज ओनली ऑफ सॉफ्टवेयर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। सो देखा जाए तो आपको 250 रुपीज में, 249 में आपको क्या मिलेगा, सिंगल ग्रुप का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिल जाएंगे, और 249 में दूसरे ग्रुप का। और आप कंबाइन लेते हो देन आपको सिर्फ 450 पे करना है, आपको दोनों ग्रुप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिल जाएंगे। 2 मंथ की इसकी वैलिडिटी रहेगी, और साथ में अनलिमिटेड व्यूज रहेंगे आपके लिए। तो गाइस ये मौका छोड़िए मत, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो डर है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा गाइस। साथ ही अगर आप फुल कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो जो नंबर दे रखा है आप उस पर मैसेज कर सकते हो, और मुझे बता सकते हो कि आपको फुल कोर्स चाहिए, ठीक है। और साथ में गाइस लास्ट थिंग मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। चलिए फिर।